किसी ने क्या खूब कहा है, आवाज ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं और यदि बात अगर ऊंची है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अतुल भारद्वाज, नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिसकी बात में भी दम है और जिसकी पढ़ाई में भी दम रहा है। नवजीवन साइंस स्कूल में आपने 11th-12th में एडमिशन लिया और 2012 में आपने 12th क्लास में 12th स्टेट मेरिट प्राप्त की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात रणवीर सिंह से करवाना जा रहा हूं और रणवीर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहला सवाल आपसे मैं रणवीर सिंह ये करना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सर मैं राजस्थान के एक हनुमानगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। गांव का नाम है किशनपुरा धिखनादा। मेरे पिताजी है वो एक खेतीहर मजदूर है और मेरी मम्मी है वो गृहिणी है। परिवार में हम 5 सदस्य हैं, 3 भाई बहन हैं। बहन बड़ी है और भाई छोटा है। बहन की शादी हो चुकी है, भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। तो 1 से लेके 10वीं क्लास तक की मैंने पढ़ाई है वो गांव में की थी। जी। और उसके बाद में 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे मुझे सीकर आने का अवसर मिला जी। और सीकर में मैं नवजीवन स्कूल में आया और मेरी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा। मैंने ऐसा सुना कि आपके अब पूरा गरीब परिवार परिवार है आपका और आपके पिताजी किसान हैं। तो पेशेंस आपने अपने पिता से सीखा है, संघर्ष आपने अपने पिता से सीखा है। तो इस तरीके से कैसे आपने सीख ली उनसे? सर जैसा कि आप जानते हो कि एक मज़दूर को जो खेतों में काम करते हैं, जी। मनरेगा में भी काम करते हैं, जी। तो उनको काफ़ी लंबे टाइम तक दूसरों के खेतों में या मनरेगा हो तो लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। तो वो उनको रोज़ को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन काम कर लिया फिर 5 दिन रेस्ट कर लिया। क्योंकि वो हम तीनों भाई बहन पूरा हैं एक कंटिन्यू काम प्राइवेट, करना पड़ता है उन्हें, हाँ, हर तीनों दिन। भाई बहन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। वो खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन उनकी इच्छा थी हमेशा से ही कि उनके बच्चे वो काम कभी ना करें जो उन्होंने किया। खेती है नहीं हमारे और परिवार में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो ये एकमात्र ऑप्शन था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो मेरे पिता में ये मेहनत वाला काम तो था ही, पेशेंस इसलिए ज़्यादा था कि उन्होंने कभी भी हम तीनों भाई बहनों से ये भी नहीं पूछा कि पढ़ाई कैसी चलती है, अच्छा, इस पढ़ नहीं तरीके रहे की हो। बातें कभी होती नहीं थी क्योंकि उन्हें नहीं, समय नहीं मिल पाता था। उन्हें समय भी नहीं मिल पाता था और उनको विश्वास था कि उनके बच्चे ठीक ही कर रहे होंगे क्योंकि स्कूल में रिज़ल्ट ठीक आता था, तो उनको हमेशा से विश्वास था। 11th-12th में मैं नवजीवन स्कूल में था। यहाँ पे सर के सानिध्य में फिर से रिज़ल्ट अच्छा रहा। उसके बाद मैं फिर से नवजीवन स्कूल में आया और सर के माध्यम से सीएलसी में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने जेईई की प्रिपरेशन की। उसके बाद में ईश्वर की इच्छा से और संयोग से आईआईटी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ भी मैंने 4 साल पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद मैंने कोई प्लेसमेंट नहीं लिया। सर से बात हुई मेरी कि आगे यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, तो उस दरमियान भी मेरे पिता का जो पेशेंस था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। वो आपके काम आया? क्योंकि अब मैं उस एज में आ चुका था कि मुझे घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं अभी यूपीएससी की तैयारी करूँगा, उसमें टाइम भी लग सकता है। आपने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी की उसके बाद आपका 732वां रैंक बना ऑल ओवर इंडिया में। जी सर। तो ये आपको सिविल सर्विसेज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी सर। सर मैं जब कॉलेज में था तब मैं नवजीवन में आता था और सर से मिलता था। तो जब मैं 3rd ईयर में था तब मैं एक बार आया यहाँ पे, ऑफिस में बैठे थे हम सर के साथ। जी। तो सर ने पूछा कि आगे का क्या प्लान है। तो उस टाइम तक मेरा प्लान ये था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है। कॉलेज में भी मैं पढ़ने में ठीक था, गोल्ड मेडलिस्ट था वहाँ का। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं? जी सर। तो मेरा उस टाइम प्लान ये था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है, जॉब करनी है। लेकिन सर ने बोला कि यार एक बार कोशिश करके देखो आप सिविल सेवा में जाने का। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। उसके बाद सर से फ़ोन पे भी काफ़ी बार बातें होती रहती थी और फाइनली मैंने 4th ईयर में डिसाइड कर लिया था कि अब सिविल सेवा आपको में सिविल जाना है। सर्विसेज में जाना है। और सर ने मुझे बोला कि वो प्लेसमेंट वाला छोड़ो एक बार और सिविल सर्विस की कोशिश करो और मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता
तब तक मैं आपके साथ मैं मजबूती से आपके खड़ा साथ हुआ खड़ा रहूँगा हमेशा। ये जो शब्द थे वो मतलब बहुत आपको नॉर्मल प्रेरित शब्द किया नहीं उन थे, मेरे शब्दों लिए ने। बहुत बड़े शब्द थे बहुत वो। बड़े शब्द थे, बिल्कुल। मेरे पापा भी कहते हैं कि पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल सबसे बड़ा होना वो बहुत ही कम लोगों में मिलता है। और सर उनमें से एक थे जिन्होंने ना केवल फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, पारिवारिक रूप हर से तरीके से आपको पूरा सपोर्ट पूरा दिया। सपोर्ट किया। जब भी मैं फ़ोन करता था सर से, कितने भी बिजी हो, हमेशा आज तक फ़ोन कॉल अटेंड किया है और हमारी हमेशा बात होती रहती होती रहती है। सर मेरा अगला सवाल शंकर सर आपसे रहेगा कि इस तरीके की प्रेरणा को आप किसके किसके लिए जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं, इस तरीके की जो प्रेरणा मिलती है आपको? अभी अतुल जी जब बात रणवीर कर रहा था तो इसने एक शब्द काम में लिया, किसान मजदूर। जी सर। किसान उसको कहते हैं जिसको काम करने के लिए खेती मिल जाती है, खुद की खेती होती है। जी सर। लेकिन किसान मजदूर वो होता है जो किसान का काम तो कर सकता है लेकिन उसके पास खुद की खेती नहीं खेती होती। नहीं होती है। तो जब मैं अपने आप को जोड़ के देखता हूँ कि ऐसी पृष्ठभूमि में शायद यदि कोई बच्चा निकलता है जी सर। तो अतुल जी निश्चित रूप से वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। वो हर और मैं युवाओं तो के लिए सभी बिल्कुल। दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा कि एक मनरेगा में काम करने वाले जिनके पास से शायद आप गांव भी गए हैं, जी इनका सर, घर आपने बिल्कुल। देखा 10 होगा, बाय मैं 10 तो का पहली बार कमरा गया था। था। हाँ सर। मैं लिटरली आपको या आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शख्स है, जी सर। जो रणबीर आपके साथ बैठा है, मुझे इसके जाति का, मुझे इसके धर्म का, मुझे किसी भी चीज़ का अभी 1.5 साल पहले, कोरोना से पहले तक मुझे पता नहीं था। बस इतना पता था कि इसके पिता मजदूर करते हैं और नरेगा में काम करते हैं, बीपीएल परिवार से आता है। तो निश्चित रूप से ये लगा कि कहीं न कहीं, क्योंकि जितने भी बच्चे नवजीवन से निकले हैं या जो बच्चे सिविल सर्विसेज में अपने आप का मुकाम हासिल करते हैं, उन सब की जर्नी अलग-अलग है। जी सर, उनमें बिल्कुल। से स्पेशली रणवीर की जर्नी जो है वो एक बड़ा अलग हिस्सा ही मोड़ लेके चल रही है और चलते-चलते यहाँ तक पहुँची है। और इसने मुझे जो प्रेरणा दी वो बड़ा अलग सी प्रेरणा दी है। मैंने एक दिन पढ़ा था कहीं पे भी, जी सर। तो एक दुबई के शेख साहब थे, उनका कोई इंटरव्यू ले रहा था, जी। तो मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उनसे पूछा कि आपके पूर्वज ऊँट पे थे बिल्कुल। और आप आज जेट में घूमते हैं, आपके पास खुद का चार्टर्ड हाँ, प्लेन सारा है, आलीशान सारी चीजें सब हैं उनके चीज़ें पास, हैं, बिल्कुल। आप सुख सुविधाएं समुद्र सभी में है। भी नगर बसा देते हैं, जी रोडें सर। निकाल रहे जी हैं, जी। तो आपकी आने वाली संतति प्रोग्रेस करते करते कहाँ जाएगी? तो उन्होंने बहुत एक सहज जवाब दिया कि बोले हमारी आने वाली संतति शायद वापस ऊँट पे जाएगी, वापस ऊँट पे आ ऊँट पे जाएगी। जाएगी। तो जब उनसे पूछा गया तो बोले इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कठिन समय जो होता है जी सर। वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है और मजबूत इंसान को पैदा करता है। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से मुझे पता था कि रणवीर का कठिन समय है, तो एक मजबूत इंसान पैदा हो सकता है इसमें से। ये बहुत अच्छी बात और कही ये सर आपने। पहचान जो थी, उसको मैं उस बात से, उनकी कही गई बात से कोरिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पहचान जो थी इसके अंदर की, एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा हो सकता है यदि ईश्वर जो करवाना चाहता है वो काम, यदि निमित्त मात्र अपन सब लोग करते जाएं, और वो मजबूत इंसान हमेशा नवाचार करता है और समाज, देश, दुनिया को बहुत कुछ देता है। यदि समय अच्छा होता है तो एक कमज़ोर इंसान पैदा होता है, जी सर। और कमज़ोर इंसान कभी नवाचार नहीं करता, वो सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकल सकता। तो निश्चित रूप से उनकी कही गई बात से मैंने ये जो सीखा कि शायद आने वाली पीढ़ियाँ यदि अब कठिन समय में जो बच्चे निकल के जाते हैं तो वो मजबूत इंसान बन करके नवाचार करेंगे, समाज में अपना अच्छा नाम करेंगे, समाज में पीढ़ियों में। मैं तो ये कहता हूँ कि रणवीर की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपने जैसे 5 पेड़ और लगाएगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। इसके बहुत बड़ी ऊपर बात नैतिक कही है जिम्मेदारी आपने ये है। चीज़ कि आपकी खुद की जिम्मेदारी ये एक बहुत ज़रूरी पंथ है। को बढ़ाने की जो परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, जी नवजीवन सर। एक पंथ है अपने आप में, जी सर। जिसमें एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना और एक दूसरे को मदद की परिभाषा में ही उसको सब कुछ समझाना, ये सब मिलता है। सर किसी भी, मैंने बिल्कुल सही कहा आपने कि रणनीति, मैं इस पे आऊँगा चर्चा रणवीर आप पे, तो आप अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर रणनीति होना बहुत ज़रूरी है, सही और सटीक रणनीति बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सिविल सर्विसेज की क्या रणनीति रही है? सर जैसे कि गांव के बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बहुत मेहनती होते हैं,
लेकिन उनके पास समस्या आती है गाइडेंस की कमी। गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस बिल्कुल होना सही बहुत कहा आपने। अगर गाइडेंस सही डायरेक्शन में मिल जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु वो बिना बिल्कुल ज्ञान सही नहीं कहा मिलता। जाता है। जी सर। तो जब मैंने सर के साथ बात करके और सर ने मुझे बताया कि यूपीएससी के लिए करनी है कोशिश, आईएएस बनना है, तो उसके बाद में मैंने सर से पूछा कि सर को बताया कि दिल्ली में कोचिंग है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हम्म, तो सर मैं दिल्ली चला गया कॉलेज ख़त्म होते ही, और दिल्ली में मैंने कोचिंग की एक संस्था से, जी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की अलग संस्था से कोचिंग की। जी। तो थोड़े टाइम तक मुझे वो कोचिंग का माहौल और यूपीएससी का सिलेबस समझने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आगे से आगे एग्ज़ाम देता गया, और संयोग से मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने का हर बार मौका मिला। तो मुझे लगा कि मैं मैक्सिमम रास्ता सही कवर कर चुका हूँ, थोड़ी बहुत कमी है वो बाकी लोगों से जो सीनियर सेलेक्ट हो चुके हैं पहले से, मेरे खुद के बचपन के दोस्त हैं या कॉलेज के दोस्त हैं, और सर का तो कंटिन्यूस गाइडेंस था ही, और माँ पापा का वो माँ जर्नी पापा देखी का हुई जो थी जो आपकी, स्ट्रगल था, संघर्ष स्ट्रगल था, देखा हुआ था। बिल्कुल। तो वो सब हमेशा उस रास्ते से भटकने नहीं देते। तो ये सब सर गाइडेंस था। उसके अलावा जो फिक्स सिलेबस है वो तो सभी पढ़ते हैं, उसको किस डायरेक्शन में काफी पढ़ना लेंथी है। सिलेबस होता है, जी ये सर, चीज़ सिलेबस काफ़ी कहा जाता लेंदी है। तो होता है। इसको किस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की? सर उसकी एक बार तो मैंने कोचिंग की थी, जी और उसके बाद में सेल्फ स्टडी की थी। जब आउटपुट अपने अकॉर्डिंग आने लग जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि जो रास्ता है वो सही है। आपका टाइम टेबल पूरा आप लेके चलते थे आप टाइम टेबल अपना? सर मैं लगभग एक वीक की वो शेड्यूल बनाता था, तो उस एक वीक में मुझे कितना पढ़ना है वो मैं नोट करता था। वो घंटों के हिसाब से डिवाइड नहीं करता था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ाई घंटों की मोहताज नहीं होती। हम कितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, वो कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक वीक का शेड्यूल बनाता था, और कोशिश ये थी कि अगर उसका 70% भी हो जाएगा तो ये मान लूँगा कि मैंने सही से पढ़ा है। अच्छा रणवीर, प्रेशर नहीं होता? क्योंकि इस तरीके की सिविल जो कि सबसे कठिन, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कठिन एग्ज़ाम अगर भारत की मानी जाती है तो वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स मानी जाती है। और उस तरीके का प्रेशर हैंडल किस तरीके से आप करते थे? सर मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो सबसे कठिन नहीं है, जेई के एग्ज़ाम है वो आज भी सबसे कठिन है। जी, और यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लेंदी होता है। लेकिन उसका जो डेप्थ है वो कम है काफ़ी। हम्म, और जो जेई के अंदर होता है वो उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, सिलेबस काफ़ी डिफाइंड होता है। हम्म। तो मैं पहले से ही जेई का कर चुका था, आईआईटी में था, हाँ, वो आपको सपोर्ट मिल चुका था उस तो चीज़ वो का। मुझे उस टाइम ये आभास हो गया था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बातों से काम नहीं बनने वाला, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर कंटिन्यूस गाइडेंस हो, जैसे सर का हाथ हमेशा से था, तो फिर ज़्यादा परेशान होने की बात थी नहीं। अब जो प्रेशर आता था वो ये था कि टाइम काफ़ी लग गया, और घर पे भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो बस वो माइंड में रहता था कि अब जितना जल्दी अगर कामयाब हो जाऊँ तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस ये इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए सर भी सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट करते थे, मेरे गांव के बचपन के दोस्त जो मेरे साथ है अभी भी, तो उन्होंने काफ़ी बिल्कुल, हेल्प आपका की। पूरा गांव का हमने हुजूम देखा, पूरा हाँ, सपोर्ट दिया पूरे गांव वालों ने आपको। गांव में एक हमेशा से मेरे को लेके पॉजिटिव इन्वायरमेंट ये था। पॉजिटिविटी हमेशा से ही रही है जी गांव सर, वालों की। क्योंकि ऐसा कभी व्यवहार था ही नहीं, ना मेरा था ना मेरे फैमिली का था कभी, कि गांव में किसी के साथ लड़ाई कर ली या किसी को अनावश्यक नीचा दिखाने की कोशिश की हो। मतलब जहाँ पे एक साथ रहते हैं, वो ऐसे कहावत है ना कि जब एक साथ बर्तन होते हैं तो वो बजेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है तो उसको उसको कभी दिल पे नहीं लेते थे, कि ठीक है अगर किसी ने बड़े ने बोल दिया तो उन्होंने सही बोला होगा, कि छोटे ने बोल दिया तो ठीक है बच्चा है अगली बार सुधर जाएगा। तो गांव में ऐसा कभी एक सिंगल भी किस्सा ऐसा नहीं होगा, आप कहीं भी पूछते, वहाँ आप गए थे गांव में, बिल्कुल। तो एक भी व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं बोलता था कभी मेरे बारे नेगेटिव में। नेगेटिव आपके बारे में आया भी नहीं, ना आपके परिवार के बारे में आया। हाँ, और हमेशा आपको पूरा सपोर्ट ही दिया है उन्होंने। मेरे खुद के पापा ये बोलते हैं कि टाइम लग जाता है पर सही रास्ते पे चलो हमेशा। मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी हो सकती है, लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा तरीका कभी मत अपनाओ जिसको बताने में तुम्हें शर्म आने लग शर्म जाए। आने लग जाए। बिल्कुल। तो सर ये कहानी। सर बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे कुछ थोड़ा सा हटके रहेगा सर, कि रणवीर, जैसे रणवीर ने बताया कि आपने बहुत सपोर्ट दिया और कई बच्चों को आपने ऐसा सपोर्ट दिया, तो सर इसमें
कई लोगों के मन में प्रश्न एक आता है कि क्या इसके अंदर आपका कोई स्वार्थ निहित है या फिर कोई भारी स्वार्थ ऐसा नज़र आता है, ऐसा कुछ है सर? ये अतुल जी, ये थोड़ा मेरे भारी प्रश्न पूछा है हाँ सर। भारी प्रश्न है आपका, लेकिन स्वार्थ के बेस पे ऐसे काम होते नहीं हैं। इस बात को तो मैं समझाने के लिए मैं आज भी बात कर रहा था कि मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझा सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी बताऊँगा जी सर। कि एक धनवान व्यक्ति थे, सेठ थे, व्यापारी थे, उनके पास बहुत पैसा था। जी तो सर। पैसा थोड़ा सा अहंकार लाता है। तो वो अपनी बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे थे। एक किस्सा मैं बहुत बार बताता हूँ। उस गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने अपना एफएम चालू किया। उस एफएम में किसी संत की उपदेश आ रहे थे। तो उनमें वो संत उसमें बोल रहे थे कि भाई इस धरती से आप ऊपर कुछ भी नहीं ले जा सकते, इस धरती से जो कुछ है वो यहीं रह जाना है, इसलिए आप अच्छा करो, ये करो, वो करो। जी सर। तो धनी व्यक्ति जो अहंकारी पुरुष थे, उनको अहंकार जग गया। वो अपनी कंपनी में गए जहाँ 10,000 लोग काम करते थे, सबको इकट्ठा किया। जी सर। इकट्ठा करने के बाद सबसे पूछा कि भाई मुझे पैसा ऊपर लेके जाना है, अच्छा, पैसे को ऊपर लेके जाना है, स्वर्ग में लेके जाने हैं। स्वर्ग इसका में, कोई हाँ। आइडिया मुझे दे देगा, उसको मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ इनाम। रुपए इनाम दूंगा। ठीक है सर। तो सब लग गए, लेकिन उसका किसी के पास कोई आइडिया नहीं आया। थोड़े दिन बाद में फिर वो व्यापारी जो थे, बिजनेसमैन व्यक्ति जो थे, उन्होंने फिर से सभी स्टाफ की और सब लोगों की और जितने भी ओपन मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि भाई मुझे वो रास्ता बताएं कि जिससे मुझे यहाँ से पैसा ऊपर लेके जाना है जी। और मैं 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब इनाम की घोषणा उन्होंने 5 करोड़ ये की तो कर दी। असंभव सी चीज लग रही है सर वैसे। तो उनमें से एक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ वो रास्ता। अच्छा। तो बोला आप यदि बता देंगे तो मैं 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। बोले मैं बता सकता हूँ। उन्होंने उन सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपको अमेरिका जाना हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ यदि कुछ पैसे लेके जाने तो आपको क्या करना है। तो वो बोलने लगे कि यदि वहाँ जाना तो यार मनी को, रुपए को अपने को डॉलर में चेंज करवाना पड़ेगा, यूएस डॉलर में चेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने फिर पूछा चलो छोड़ो, आपको लंदन यदि पैसा लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ की जो करेंसी है यार ये कोई पूछने की बात है क्या, उसको पाउंड में चेंज कराना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर उसने प्रश्न पूछा कि चलो चलो ये भी छोड़ो, आप दुबई पैसा लेके जाना हो तो। बोले यार क्यों फालतू बात कर रहे हैं, वहाँ की जो करेंसी है जो वहाँ चलती है उसमें चेंज कराना। वो धर्म है तो उसमें चेंज कराना पड़ेगा, इससे उसका रास्ता क्या है। बिल्कुल। तो बोले ये करेंसी है तो इसका मतलब ऊपर की करेंसी है वो भी पुण्य है, ऊपर उसको ही आप ऊपर से यदि पैसा लेके जा रहे हो, जाना चाहते हो तो पुण्य के रास्ते जा सकते हैं। पुण्य के रास्ते आप जा सकते हो। वो जैसे आपकी डॉलर है, पाउंड है, हाँ, धर्म वो है, जैसे एक्सचेंज हो रहे वो हैं। पुण्य भी वैसे ही करेंसी है, ऊपर की करेंसी पुण्य है। जी तो सर। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा मेरे बच्चों को ये मैसेज देने का, कन्विंस करने का प्रयास, अथक प्रयास करता रहता हूँ कि यदि आपको जीवन में निस्वार्थ भाव से कुछ करने का मौका मिल जाए, निश्चित रूप से वो आपके जीवन में लौट के आएगा। आप एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि जिस चीज़ को आप चाहते हो उसको बांटो। आप धन चाहते हो तो धन को बांटना पड़ेगा, जगह 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 लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 100 रुपये आए और अंदर रख दिए, 500 रुपये आए और अंदर रख दिए, 5 लाख रुपए आए और अंदर रख दिए, उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। आप प्रेम चाहते तो प्रेम को बांटना पड़ेगा, आप अपने प्रति सम्मान चाहते तो सम्मान को बांटना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तो बात जो कही सर। जितना बांटोगे उतना ही लौट के आपके वापस पास आता आएगा। है। तो आपके प्रश्न का निश्चित रूप से मेरे पास उत्तर यही है कि करेंसी का कन्वर्जन है ये, कि आप जो चाहते हो कौन सी करेंसी में अपने की गए, सब काम अपने हाथ से यही करने हैं और वो अपने अपने हाथ से हो सकते हैं और आपके द्वारा ही हो सकते हैं। उन तरह के कामों को करो तो निश्चित रूप से आपको आगे मिल जाता है। सफलता। मैं रणवीर के गांव गया था, मैं बड़ा अभिभूत था उनके वो उस जुलूस से, पूरे गांव के जो हुजूम, वहाँ 2-3 हज़ार लोगों का जो मुड़ा था, सब लोगों ने जो प्यार स्नेह दिया था, तो मुझे लगा कि यार ये तो वास्तविक रूप से काम है। सर आपने आशा की थी कि इतना नहीं, बड़ा मैं बिल्कुल, मैं रणवीर के गांव भी मैं पहली बार गया था, मैंने कहा भी था उस समय भी स्पीच में कहा था कि रणवीर तो यूपीएससी फाइट करेगा तब तेरे गाँव चलूँगा। तो निश्चित रूप से वहाँ जाके देखा, अभिभूत हुए, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो लिटरली मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इसी के शब्द थे। रणवीर 12th पास करके गया था, मैं एक बार दोहरा देता हूँ उस बात को। 12th पास करके गया था, पास करने के बाद मुझे इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का कतई पता नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं था कि 12th तक इतना नहीं जुड़ पाया था मैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि तक जा पाऊँ। ठीक है, मदद करनी है, इसको पढ़ा दिया 12th तक, तो इसको भेज दिया
12th करके गांव चला गया। गांव से 4-5 दिन बाद में आकर के वापस खड़ा हो गया। ऑफिस में आया मेरे पास, आज भी मुझे वो दृष्टांत में मैंने कहा था, पहले भी कहा था, ये चीज़ अनायास नहीं होती है। ईश्वर की ईश्वरी कृपा होती है। कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, आप निमित्त मात्र हो। तो इसने आकर के मुझे जो शब्द कहे थे वो ये थे कि सर, मैंने कहा वापस कैसे आ गया? बोले पिताजी ने भेज दिया। मैंने कहा पिताजी ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि तेरा भगवान सीकर में बैठा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जो कुछ करना वहाँ कर, वो करेंगे वही होगा, वो बाकी ये मेरे बहुत पास बड़ी कुछ बात भी नहीं। कही है। तो वो शब्द तो जो थे वो मेरे लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत थे कि मैंने कहा, उसी समय भी कहा था, मेरे मन में सोचा उसी समय, आज मैंने ये बात अभी इसका सिलेक्शन होने के बाद ही शेयर की है, तो उसी समय मन में सोचा कि यार मैं भगवान तो नहीं हूँ, न कभी बन सकता, लेकिन ईश्वरीय अंश जो एक प्रत्येक व्यक्ति में होता है, जी सर। वो ईश्वरीय अंश सब में डालता है, वो मुझ में भी डाला हुआ है। जी। उस ईश्वरीय अंश को मैं तेरे जिंदगी के निर्माण में लगा दूंगा, तेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। और निश्चित रूप से रणवीर उसके लिए पात्र निकला। आप और ये उसी सब प्रयास करते में रहे। हमेशा लगे रहते ये हैं करते चले गए। तो मैं तो सब कुछ जो बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों को कि आप पात्र बन करके काम को करते रहो। मदद के लिए ईश्वर खुद आता है किसी न किसी माध्यम में। सर। बिल्कुल। तो मैं तो इस तरह के रणवीर जैसे बच्चे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने किसी भी ड्रीम को लेकर के चल रहे हैं, जिंदगी का यदि ड्रीम बना लिया, जी सर। तो आप पीछे मुड़ के मत देखो कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं। परिस्थितियां बदलेंगी। यदि आप सच्चे मन से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जी। तो ईश्वर अपने आप हर एक मुकाम पे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई अपनी हेल्पलाइन भेजता है। बिल्कुल सर। वो आपको करना पड़ता है। वो आपको करना। बिल्कुल। और रणवीर, मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि जितने भी युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ में जुटे हुए हैं, जो निम्न स्तर से आ रहे हैं और जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक रोल मॉडल के रूप में आप बाहर निकले हैं, एक रोल मॉडल हैं आप उनके, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? सर, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आज के टाइम में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बच्चों को तो हार्ड वर्क करना ही है, उसके साथ साथ पेशेंस भी रखना है, कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें टाइम लग सकता है। आपका कितना पेशेंस है वो आपकी सफलता को डिफ़ाइन करता है। उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा आपका नेचर कैसा है वो काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन करता है। ये एग्ज़ाम है वो केवल नंबर की एग्ज़ाम नहीं है, इसमें और भी प्रोसेस होती है, पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, और एग्ज़ाम की प्रोसेस अपने आप में काफ़ी लेंदी है। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, जो कंसिस्टेंसी है वो की है इस एग्ज़ाम की। इनके अलावा आपका अपने दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा है, गुरुजनों के साथ कैसा है, बाकी लोगों के साथ कैसा है, वो आपकी नेचर को डिफ़ाइन करता है। और जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। तो एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम का आंसर चेक करता है, उसमें हमारे अंदर क्या है वो ठीक ठाक उनको आइडिया लग जाता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम है। हम खुद को जज नहीं कर सकते, वो हमें जज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे कईयों को निकाला है। बिल्कुल। तो इसलिए सर, मैं जो यूथ है, जो बच्चे अभी इस एग्ज़ाम के लिए या कोई और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए यही है कि मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, और लगातार अपनी विनम्रता को बनाए रखो। तो विद्या ददाति विनयम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और अच्छी लाइन है। वो जब तक लाइन बनी रहेगी, तब तक लोग जब तक उसको फॉलो करते रहेंगे और साथ साथ मेहनत करते रहेंगे, तो तब तक सफलता मिलती रहेगी। सर, जब रणवीर आपके पास आया तो ये किस तरीके का बालक था? आपको कभी उस टाइम आपको ये फील हो गया था कि हाँ, ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? अतुल जी, मैं ईश्वर का एक ही बात का धन्यवाद देता हूँ, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ईश्वर ने मुझे, मेरी जितनी उम्र है उसमें 3 साल के बाद में पूरा संघर्ष का दौर जो दिखाया था ईश्वर ने, उसमें मुझे मेरे हर परिस्थिति, हर प्रकार के लोगों से मिल करके, हर प्रकार के लोगों के बीच में से निकल करके, हैंडल करके, विनम्रता से जो अभी बात कर रहा है, कि जो कुछ इनके काम करने निमित्त मात्र अपन बने हैं, जी सर। तो इस पूरे दौर में मुझे एक मेरी खुद की एक्सरे मशीन मुझे अच्छी दी है। ये ईश्वर को मैं बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मुझे अलग दी है। और निश्चित रूप से मैं मेरी स्कैनिंग जो है, आपने एक स्कैनिंग कर ली व्यक्तित्व थी के बारे इसकी में, एक पर्सनैलिटी के बारे में, एक बच्चे के बारे में, जी। उसके लिए मैं स्वाभिमान से बोलता हूँ, घमंड से नहीं बोल रहा, कि वो स्कैनिंग में अलग तरीके से करता हूँ। और मेरी स्कैनिंग में ये बच्चा बहुत अच्छा निकला कि मैंने कहा यार ये पात्र है, ये कर जाएगा। लेकिन इतना बड़ा ये पता नहीं था कि मैंने कहा इसको धीरे धीरे जितना ये करता चला जाता है उतना ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जिन
30-40-50 बच्चों के चयन के लिए मैं लगा रहता हूँ। उन बच्चों में से एक ये अलग से निकल के आया। फिर जब मैंने इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी तो मैंने कहा ये एक बड़ा रोल मॉडल बनेगा। मैं तो इसको भी जिम्मेदारी दे रहा था, इसके गांव में भी जिम्मेदारी दे के आया था। यार 10,000 की आबादी का एक गांव है जिसका ये रोल मॉडल है, उस जिले का रोल मॉडल है, बिल्कुल और वहाँ के लिए इसकी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो युवाओं को प्रेरणा दे, बिल्कुल प्रेरित करे और अपने जैसे रास्ते पे चलने के लिए उन बच्चों को, युवाओं को मोटिवेट करता रहे, उसमें समय बिताए। बिल्कुल सर। और ये त्याग तपस्या से होता है। तो निश्चित रूप से पता नहीं इसके माध्यम से ईश्वर और क्या करवाना चाहता है, तब इसको तैयार किया होगा। हाँ, मेरे माध्यम से करवाना चाह रहा था माध्यम ये बन रहा है। बिल्कुल सर। तो ईश्वर का निर्णय हमेशा मैं सुपर मानता हूँ। जी सर। ईश्वर का निर्णय कभी भी अपने को दिखता है कि गलत है, कि यार अपन क्यों मदद कर रहे हैं, क्या होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि वो सही ढंग से आपकी आत्मा की आवाज़ आप सुन के उससे लगते हैं तो उसका निर्णय आपको सटीक और सही रास्ते पे ले जाए। पता नहीं लगता कि उसका निर्णय कैसा है। ये सटीक बात कह रहा हूँ आपको कि उसका निर्णय अपने को स्वीकार करने में भी पता नहीं लगता। मुझे आज भी कई बार लगता है कि यार वास्तव में कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप से करवाना चाहता है ईश्वर। तो वही वाली बात है कि आपको कितने कठोर रास्ते से ले जाएगा, पगडंडियों के सहारे नहीं छोड़ेगा। वो आपको लंबा रास्ता तय करवाएगा, उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आएंगे। उसके अंदर का जो अनुभव है वो सिंचित पूंजी होती है जो अगली पीढ़ियों में आप काम में लेते हैं। बिल्कुल सही। वो यदि आपको शॉर्टकट मिल गया तो शॉर्टकट से वो अनुभव नहीं मिलेगा तो आप तो उसके पात्र के रूप में तो आप फेल हो गए ना। तो वो अपने पात्र के रूप में जिसका चयन करता है, मैं युवाओं को कहता हूँ ये बात, मेरी युवाओं से एक संदेश मैं बार बार देना चाहता हूँ कि पता नहीं आपको किस कठोर रास्ते से ईश्वर आपको लेके जाना चाह रहा है। इसका मतलब है कि वो शॉर्टकट नहीं दे रहा आपको, और जब तक वो शॉर्टकट नहीं दे रहा, जैसे इसको रगड़ाई करवाई है ईश्वर ने कि 3 बार पूरा चांस है। ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट बार में मिल जाता तो हो सकता है कभी एक अहंकारी पुरुष बन करके समाज के सामने आ जाता कि मैं चाहूँ जैसे धरती हिला सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो पूरी मेहनत से, पूरी बात से जब ईश्वर देता है, बहुत तरसा के देता है, इसका मतलब वो कठिन रास्ते से आपको ले जा रहा है, उसका निर्णय आपको मानना पड़ेगा। मैं अतुल जी आपके चैनल के माध्यम से और आपकी इस बात के माध्यम से मैं 2 मिनट का समय आपका और लूंगा। जी सर। मैं एक छोटी सी कहानी आपको और बताना चाहूँगा इस मामले में। बिल्कुल। वो कहानी इसका निचोड़ निकाल देती है कि आपको क्या करना है। कहानी मैंने पढ़ी थी। कहानी में 2 दोस्त होते हैं, वो एक जंगल में घूमने चले जाते हैं। जी सर। रणवीर से तो मैं चर्चा नहीं कर सका, कभी मौका नहीं मिला। तो जंगल में घूमने जाते हैं, वो किसी एक मंदिर के अंदर बैठते हैं तो उधर से एक मुसाफिर निकल रहे थे, वो व्यापारी थे मूल रूप से। तो वो भी उनके पास बैठ के थक गए थे, बैठ करके उनसे गपशप लगाने लग गए। थोड़ी देर में बरसात आ गई तो उनको रुकना पड़ा तो उस मुसाफिर को भूख लग गई। तो मुसाफिर ने उनसे कहा, दोनों जो मित्र थे, अच्छे मित्र थे, कि मुझे यार कुछ खाने के लिए हो तो खिला दो, मुझे भी भूख लग रही है। तो वो जो 2 मित्र थे, एक के पास 3 रोटी थी और एक के पास 5 रोटी थी। जी सर। कहानी को समझना, इस ईश्वर की और ये फिलोसफी यदि आपके नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना आप, कि छोटी घटनाओं से बातों को सीखा जाता है और वही उपदेश जीवन में काम आते हैं। आपको बड़े, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं आप गीता पढ़ो या नहीं पढ़ो, रामायण पढ़ो या मत पढ़ो, एक चरित्र को यदि आप अपने अंदर समाने का प्रयास करते हो तो वो कंप्लीट अपने आप में एक आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो उस कहानी में चलते चलते उन्होंने कहा कि 3 रोटी मेरे पास है, 5 रोटी मेरे पास है। तो बोले यार कैसे बांटे इनको, 3 कैसे खाएं। तो एक मित्र ने कहा यार साफ सी बात है कि अपने पास 8 रोटी होगी, 1 रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो कितने टुकड़े हो गए? 24 टुकड़े हो गए। तो 8 टुकड़े ये खा लेंगे, 8 ये खा लेंगे, 8 ये बराबर बांट लेंगे। बिल्कुल बराबर बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 1 रोटी के 3 टुकड़े किए और सबने खा लिए, 1 रोटी के 3 टुकड़े किए और सबने खा लिए। जब स्थितियाँ, बरसात थम गई और बरसात रुकने के बाद में जब वो मुसाफिर जाने के लिए लगा तो रात हो गई, तो उसको रुकना पड़ा। तो सुबह उठा तो उठते ही उसने कहा कि यार मेरी आपने बहुत मदद की है, मेरी भूख मिटाई है, मैंने आपके साथ समय स्पेंड किया है, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं आपको ये 8 सोने की मोहर है, गिन्नी है, वो आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, उसने कहा हाँ, दोनों बांट लो। तो दोनों मित्रों ने सोचा क्या करें। बोले यार करना क्या। जो एक मित्र था उसने कहा कि करना क्या है, जिसके पास 5 रोटियां थी, आधी तू रख, आधी मैं रखूंगा। बिल्कुल। जो दूसरा मित्र था उसने कहा यार आधी आधी नहीं रख सकते, मेरे देख 3 रोटी थी, तेरी 5 रोटी थी, तो 3 गिन्नी मैं रखूंगा, 5 गिन्नी तू रख। तू रख। ये निर्णय है।
बिल्कुल, बोले यार मैं नहीं, ये तो अपन बराबर ही रखेंगे, वहाँ बराबर पे आ गया। बराबर पे आ गए। तो दोनों झगड़ पड़े। हाँ, फैसला कैसे हो? फैसला करने के लिए फिर उन्होंने कहा यार झगड़ा हो गया, झगड़ा होते होते कहा चल यार मंदिर में पुजारी के पास चलते हैं। वो पुजारी दिख गया उनको कि पुजारी जी ये फैसला कर देंगे। मंदिर में पुजारी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम 2 मित्र हैं, इस तरह से पूरी कहानी बताई कि मैं तो कहता हूँ कि 3 रोटी मेरी थी तो 3 गिन्नी मैं लूँगा, 5 आप रखो, और ये कह रहे हैं कि 4-4 रखेंगे। आधा आधा पुजारी जी ने कहा कि पहली बार मेरी जिंदगी में देखा जो आदमी ज्यादा देने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कैसी मित्रता है यार इनकी, अच्छी 3 में मित्रता। रखूंगा, 5 तू रख। वो कह रहा कि 4-4 रखेंगे। हाँ, तो पुजारी जी ने कहा यार निर्णय तो तुम्हारा है, और लेकिन ये सुबह सुनाऊंगा मैं, निर्णय तो दे दूंगा। बोले आप कहो वैसे कर लेंगे, हम निर्णय दो आप तो हमें। दोनों मित्र बैठ गए, बोले निर्णय तो दे दूंगा लेकिन सुबह दूंगा। पुजारी जी ने मन में सोचा कि यार 3-5 वाला निर्णय, 4-4 वाला 2 निर्णय थे, या तो 4-4 गिननी दूं या 3-5। 3-5 वाला हम। तो पुजारी जी ने कहा कि सुबह निर्णय दूंगा। मन में तय कर लिया कि 3-5 वाला निर्णय करेंगे अपन। अच्छा, तय हो गया था उनका। पुजारी जी ने मन में तय कर लिया तय कर अपना लिया, कि हाँ। सुबह सुनाएंगे निर्णय तो, लेकिन 3 गिन्नी इसको दे देंगे, 5 ये तार्किक है, और ये एक निर्णय इंसाफ तुल्य है। पुजारी जी सो गए। रात को 12 बजे भगवान को याद किया, 1 बजे भगवान आ गए। उन्होंने कहा मैं कल ये फैसला करने वाला हूँ, और मेरा ये फैसला है कि मैं 3 और 5 दूंगा। पूरी बात ईश्वर को बता दी। जी। भगवान ने कहा नहीं यार ये फैसला नहीं करेगा तू। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा तुझे जिसकी 3 रोटियां थी उसको तो 1 गिन्नी देनी है, और जिसकी 5 रोटियां थी उसको 7 गिन्नी देनी है। उन्होंने कहा गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने, 4-4 वाला फैसला है, 3-5 का फैसला ही नहीं कर पाए। ये नया एक और कहाँ से 7 लाया का आप? हो गया। 1-7 का ये तो कोई फैसला ही नहीं होता है। हाँ, बोलो नहीं यही फैसला करना है। उन्होंने कहा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन इसकी तार्किक रूप से उन लोगों को संतुष्ट भी तो करना पड़ेगा। ये फैसला कैसे होगा? बोलो तू नहीं समझ पाएगा। तो बोलो मुझे तो नहीं समझना, मैंने तो आपकी बात मान ली, लेकिन वहां रखूंगा तो दोनों को तो संतुष्ट करूं। तो उन्होंने कहा कि देख जिसकी 3 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 3 के हिसाब से 9 टुकड़े 9 हुए। टुकड़े हुए, 3 8 तो खुद ने खा लिए। हाँ, एक एक- टुकड़े का त्याग था। बिल्कुल। और जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5, 3 टुकड़े के 3 हिसाब से 15 टुकड़े हुए। 15। तो उसने कितने खाए? 8। इसका मतलब 7 टुकड़ों का त्याग उसका था। बिल्कुल। तो उसका त्याग, जिसकी 3 रोटियां थी उसके तो 1 टुकड़े का त्याग था, और तो उसको उसके 1 गिन्नी दे। लिए, और उसके साथ आई। उसके 7 टुकड़ों का त्याग था, हाँ, तो उसको 7 गिन्नी 7 दे। गिनिए, बिल्कुल। तब उसके समझ में आया कि ईश्वर का जो निर्णय है वो निर्णय ऐसा होता है जो अपने को दिखता नहीं है। वो कौन सा निर्णय करवाता, आपसे क्या करवाना चाहता, तो उसके निर्णय पे कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कभी घबराता था, तो जब 2-3 बार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू तक रह गया था, पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आगे नहीं जा पाया, तो मैं हमेशा ये कहता था तू लगा रहा, डटा रहे। कोरोना आया तब भी मैं कह रहा था तू लगा रहा, डटा रहा, वहीं लगा रहे, मैं बैठा हूँ, अपन कर लेंगे। क्योंकि वो ईश्वर का निर्णय था कि इसको 3 बार के बाद में मैं सफलता दूंगा, ताकि ये अपने जीवन में और मजबूत बन सके। तो ईश्वर के निर्णय पे कभी भी शक प्रश्न नहीं चिन्ह करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ये कोई विद्यार्थी समझ जाता है या अभिभावक समझ जाते हैं, मैं कहता हूँ कितने ही बड़े शुद्ध मन से, आत्मा से अपना कितना ही बड़ा डेस्टिनेशन ले लो, कितना ही बड़ा टारगेट ले लो, कभी असफल नहीं हो सकता। ये मेरा जाना पहचाना हुआ एक्सपेरिमेंट है, जिसको इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो निश्चित रूप से रणवीर ने बहुत अच्छा किया, इसके गांव के लोग बहुत अच्छे से हम सब लोगों का जो स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत भावविभोर हूँ। और मुझे लगा कि ये काम तो मुझे जिंदगी भर करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। अभी इससे और मोटिवेशन मोटिवेट मिलता हो है गए सर। कि इस तरह से यदि लोग आपके किए गए कामों से आपके बच्चों इतने को संतुष्ट, इतने बिल्कुल। सर आंखों पे रख रहे हैं, जिस पेड़ को लगा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है सर। निश्चित रूप से बढ़ती है, और अपने काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं इस फील्ड में और काम करूंगा अतुल जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल आगे और काम करेंगे सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और रणवीर, आपसे अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि हम आपके गांव किशनपुरा दिगनाथा गए, हनुमानगढ़ का एक छोटा सा गांव हमने देखा, और वहाँ के गांव के लोगों का जो प्यार, जो मोहब्बत, जो जुलूस उन्होंने पूरा, इतना लवाजमा, उनको एक गाड़ियों का जुलूस था पूरा, इतना मज़ा आ रहा था हम सभी को। तो आप अपने गांव के लिए, आप अपने गांव वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सम्मान आपको दिया,
आपके गुरु को इतना 2-3 सम्मान गाँव दिया। के लोग भी थे, हाँ, शेरगढ़ और बहुत पूरा आसपास के गांव के लोग बिल्कुल भी थे। अभिभूत था, और बिल्कुल अभिभूत। बिल्कुल गाड़ियों का काफिला निकल रहा था, कारों का काफिला निकल रहा था, इतना सम्मान। बड़े और सब धर्म के लोग वहाँ थे। बिल्कुल सर, सब बिल्कुल। मंदिर में, मंदिर मस्जिद में आप, हाँ, आप गुरुद्वारे में गए, बिल्कुल। अम्बेडकर साहब के वहाँ गए, जी सब जी जी, जगह पे अम्बेडकर, मतलब बिल्कुल अम्बेडकर जी की मूर्ति पे तो सब अनावर। जगह पे वो जो सम्मानीय स्थल थे उन सब जी। पे गांव के लोग लेके गए। वो ये और बहुत बड़ी उन्होंने बात है सर। जो आप, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि रणवीर को ज़िंदगी में और काम करना चाहिए, हमें तो करना ही करना है। तो रणवीर को उस गांव के लिए, उस परिवार के लिए, उस जिले के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। बहुत बड़ी प्रेरणा बात है स्रोत ये। रहेगा ये निश्चित रूप से। और युवा जो इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे हैं, इसको दिल पे लेकर के यदि आप इसकी कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, रणवीर की कहानी को, तो इसमें जो पैसेंस था, 12 साल तक का सफ़र मेरा इसके साथ था। और 12 साल के सफ़र में इसके मन में जो सम्मान जो था उसको इसने कभी डिगने नहीं दिया। मैं यूँ कहता हूँ कि उसके बाद इसने शायद, मैं अभी समझता नहीं कि जैसे सिलेक्शन हुआ था उसके बाद इसके मित्र और ये जयपुर, इसका प्री का पेपर था तो वहाँ आया था, तो जयपुर एक दिन रुका तो बोले सर मेरे दोस्त ये सब लोग हैं, हम जूते खरीद रहा हूँ, मैं एक ड्रेस खरीद रहा हूँ। पहली बार उसने शायद कभी अपने मनपसंद कपड़े खरीदे होंगे। अच्छा। और ये मैं एक बच्चे की तरह से महसूस करता हूँ इसको। 12 साल में मेरी जितनी बार बात होती थी, 90 तुल्य शब्दों में बात करता था, सिर्फ सुनता था। एक आदेश कह दें या विनम्रता से मेरा जो दृष्टिकोण रहता था उसको 100% फॉलो करने का प्रयास करता था। कोरोना में भी दिल्ली बैठा रहा, त्याग तपस्या को करता रहा, किसी बात परिस्थितियों से, काल समय परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ। बस आप किसी में श्रद्धा बना करके उसके कहे गए शब्दों को अंतिम मान लेते हो। भगवान के पास जाते हो, अपने मन में विश्वास लेते हो, भगवान की मूर्ति बोलती नहीं है, उसका ईश्वरीय अंश किसी के माध्यम से आपके पास आ रहा है। वो बोल करके यदि आपको कह रहा है कि ये रास्ता, और ये जब आपको लग जाता है कि निस्वार्थ कर रहा है मेरे लिए, तो उसके बाद उसकी बात को 100% यदि कोई मानने लग जाए। मैं तो कहता हूँ बच्चों को इसीलिए ये बात बार बार समझाता हूँ कि यार आप माता पिता की इज्जत करना शुरू करते हैं, उनके पास जो अनुभव की जो अक्षय मशीन है वो आपके जीवन में आपके प्रति गलत कभी नहीं सोच सकती, उसका आंकलन गलत नहीं हो सकता आपका आंकलन बुद्धि की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से अलग हो जाए, लेकिन उसमें भी दृष्टिकोण वही छुपा हुआ, मेहनत करने का, ईमानदारी से अथक प्रयास करने का और सही रास्ते पे चलने का। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको प्रयासरत भी रहना पड़ेगा, विनम्र भी रहना पड़ेगा, सहनशील भी रहना पड़ेगा। सब चीज़ें यदि आप समग्रता के साथ यदि कोई विद्यार्थी सम्मिलित कर लेता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ इस सॉफ्टवेयर को ईश्वर ने जो दिया है, जैसे रणवीर को मैंने एक ही बात कहता था कि बेटा इसमें सिर्फ उतनी चीज डाल जो तेरे काम की है, बाकी का खाली रख और ईमानदारी से मेहनत करता रहे। लोग तैयारी पे लग जाते हैं, लोग काम में लग जाते हैं, लेकिन उनके हिडन एजेंडे इतने होते हैं कि वो समाज के बारे में भी, जब तक आप एक काम कर रहे हैं तो यार उस एक काम में परफेक्शन रूप से समर्पित हो जाए, पूरा समर्पित हो जाए। बिल्कुल। तो समर्पित हो गए तो उसमें से इतना ही डाला इसने जितना इसके काम का था, बाकी काल समय परिस्थिति से अब समाज के लिए बन के आया, तो अब समाज में भागीदारी निभाएगा। इससे पहले यदि समाज में आप भागीदारी निभा रहे तो क्या कर रहे हो आप बुआ के शादी है परिवार में तो आप 5 दिन खराब कर रहे हो, आपका एजेंडा है वहाँ आप अपना आपको, तो सोशलिटी एक विद्यार्थी को कहता हूँ कि एक विषय है, एजेंडा है, लेकिन उसका पहले समय काम हासिल करने के बाद ये चीज उसका समय, हर चीज का समय जरूरी है, उसको आप बांटना पड़ेगा। वैसे इसको आप बांट करके यदि चलते हो तो भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को बांट के तो देखो आप, ये समय बांटता है सब चीज़ों को, तो आप अपने जीवन में बांट के देखोगे ये आज मुझे नहीं करनी, ये बाद में करनी है, ये चीज़ पहले करनी है। तो निश्चित रूप से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा यदि चाहिए, इतना 12 साल के सफ़र में मैंने देखा है कि बस रोटी मिल जाए और किताब मिल जाए और एक रहने के लिए छाया मिल जाए, इसके अलावा तीसरी इसकी कोई इच्छा नहीं रखी इसने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं दुरुपयोग करना हो किसी चीज़, तब लगता है कि यार ये व्यक्ति करेगा। बिल्कुल सर, उसने कभी धन का दुरुपयोग किया ही नहीं किया। उसने ईश्वरीय प्रसाद को, जैसे प्रसाद को अपन ग्रहण करते हैं वैसे ही अपनी मदद को इसने प्रसाद समझा। हम और आप करने वाले कोई नहीं है अतुल जी, ये ईश्वर है। तो ईश्वर जो मदद करता है उस मदद को यदि आप प्रसाद नहीं समझते हैं, दाना गिर जाता है प्रसाद का अपन उठा के सिर के लगाते हैं, और यदि कोई भीख में अपने को रोटी ऐसे ही दे देता, 2-3 रोटी मिल रही हैं तो एक रोटी आप ऐसे ही फेंक देंगे, उसको कोई उठा के सिर के नहीं देता। तो ईश्वरीय प्रसाद मदद को समझ करके यदि कोई भी बच्चा हो लग जाता है,
ठान लेता है, मन में मान लेता है, विश्वास कर लेता है, उसको डिगने की कहीं जरूरत नहीं होती है। अब प्रसाद किसके द्वारा भेजता है वो उसका काम है। बिल्कुल। किस मंदिर में देता है, किस पुजारी से दिलाता है, क्या करता है, वो उसका काम है। प्रसाद के लिए आप पात्र बने रहो, प्रसाद मिलेगा। अपन केवल पात्र हैं। पात्र बने रह सकते हैं, हाँ। कुपात्र हो तो नहीं मिलेगा। नहीं। भीख मिलेगी, और भीख से कोई आगे नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ उसको मैं तो ये कहता हूँ कि अगले को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उसने भीख दी। तो पात्रता बनाए रखें, मदद ईश्वर करता है। किसी भी गरीब परिवार के बच्चे को तो मैं ये कहता हूँ कि वो कठिन समय में मजबूत इंसान बनेगा, और मजबूत इंसान हमेशा अच्छा समय लाता है, नवाचार करता है, समाज और देश के काम आता है। तो ये जो सब गुण थे रणवीर में थे, रणवीर ने अपनी जो बातें बताई हैं वो युवाओं से, जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, जो नवजीवन की पीढ़ी जो आ रही है, जो एक पंथ इसका चल रहा है, जिसके अंदर ये अतुल जी एक सब बच्चे अभी इसके पीछे पीछे और आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चे सोन और ये सब लोग निकले थे, रामकृष्ण निकला था, हुकमीचंद निकला था, सब ने तो ये टीम इनको देख देख के प्रेरणा से आगे कि यार ये कर सकता, हमें क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रेरणा ली है। ईश्वर का प्रसाद मैं कहता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता, कहीं मिल सकता है। आप यदि ये चीज़ें नहीं समझते हैं कि आप ठीक है पैसा भी आ रहा है, 4 साल बैठे तैयारी भी कर ली, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। वो ईश्वर भी देखता है ना सर। नहीं, आपको एक काल्पनिक घटनाएं यदि मस्तिष्क में चलती हैं तो ईश्वर नहीं देता है, वो आपको तो एक डायरेक्शन बनाना पड़ता है और फिर पात्र बनना पड़ता है। ईश्वर देता है, और मेहनत करने वालों को तो बिल्कुल देता है सर। बिल्कुल देता है। और रणवीर, आपने बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे आप जितना भी, जैसे सर ने बताया कि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और आप ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।